लिए जाते हैं और इनको तमाम सहूलियतें मिलती हैं ताकि वो उनके खिलाफ कोई प्रतिरोध ना करे, कोई आंदोलन खड़ा ना करे। और आदिवासी के नाम पर जो निर्धारित जगह हैं, सीटें हैं, वे भर भी जाएं और वहाँ से ऐसे लोग आएँ जो किसी काम के ना हो। जो सेपरेट इलेक्ट्रोल मिलने वाला था 1932 में, उसको ख़त्म करके जो ये आरक्षण देकर जो निर्धारित सीटें निर्धारित की गई, उस पर आज कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां भी दलित और आदिवासी दोनों समुदायों में, विशेषकर आदिवासी में, ऐसे लोगों को लेकर आती है जो जिनके कुछ इस तरह की कमजोरियां होती है, जिनके पास पैसा होता है, ताकि वे लोग अपने समाज से कोई ताल्लुक ना रखें और वे लोग उनकी पार्टी ऊपरी पार्टियों की सेवा वैसे ही करें जैसे 30 साल की नौकरी के दौरान वे ऊपरी सरकारों की सेवा करते हैं, खूब सारे कमाते हैं और मस्त रहते हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं होती। आदिवासी समाज का दुर्भाग्य है। जरा मुझे कोई ये बताए कि इस तरह की राजनीति करने वाले लोग जो हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन चल रहे हैं, या जो ज़मीन पर लोग मारे जा रहे हैं, जिनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, जिनकी बहन बेटियों के साथ अनाचार हो रहे हैं, कौन बचाएगा उनको? ये लोग उसके प्रति बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो गए। राजनीतिक चेतना के अभाव में इन वर्गों की राजनीति को ये बड़ी पार्टियां किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, यह आज का उदाहरण है। इससे नक्सलवाद भी अछूता नहीं है, जिसने आदिवासियों के हित में अधिक से अधिक संघर्ष करने की बातें की है। नक्सलवादियों ने भी बाद में जो है अपने फायदे के लिए आदिवासी जनाधार को इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोगों को, जो अच्छे नेता ज़मीन पर खड़े हो रहे थे आदिवासियों को के हक में के लिए, जो संसदीय राजनीति की में रुचि रखते थे, लेकिन जिनके पास जनाधार था, लोग जिनसे प्रभावित थे, उन लोगों को बहुतों को इन्होंने मार दिया, बहुतों को इन्होंने खरीद लिया, बहुतों को इन्होंने फंसवा दिया। और कहना चाहिए कि संविधान के दायरे में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का जो बड़ा सिलसिला चल सकता था, उसको ख़त्म करने में नक्सलवादी आंदोलन की बड़ी भूमिका है। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरुआती दौर में, और कहीं कहीं अब भी शायद, लेकिन शुरुआती दौर में नक्सलवादी आंदोलन ने आदिवासियों को भ्रष्टाचार से, प्रशासन से, इनसे सहूलियतें दिलाई थी। लेकिन आज एक मुसीबत के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि राष्ट्र का जनमानस जो है नक्सलवाद को स्वीकार नहीं कर सकता, तो आदिवासी का भविष्य वहाँ कैसे सुरक्षित होगा, ये सोचने की बात है। एक दूसरी बात इसमें ये कह देना चाहता हूँ, अफसर वर्ग तो अपनी जगह होते ही हैं, माफिया तो अपनी जगह होते ही हैं, लेकिन समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी भी ऐसे हो जाते हैं जो बनी हुई स्थापनाओं का पालन करते हुए स्वतंत्र चेतना के अभाव में या किसी खास विचारधारा के प्रभाव में आकर इस तरह की विचारधाराओं को स्थापित कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि उसके नतीजा ये होता है कि जो स्वतंत्र राजनीतिक वजूद पनप सकता है आदिवासियों के बीच में, या जो मिलकर जो एक ताकत बन सकती है, जो अधिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हो सके, उसके बनने में भी दिक्कतें पैदा हुई। और जो रामदयाल मुंडा का हम बहुत सम्मान करते रहेंगे, ये भी इस मानसिकता से अछूते नहीं रहे। झारखंड के भीतर जमीन से उठकर शिबू सोरेन ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, लेकिन रामदयाल मुंडा अपने व्यक्तिगत हितों या अपने बौद्धिक अहम के चलते उस ज़मीनी आदमी के साथ कभी नहीं आ सके और उसको हमेशा कमज़ोर करने की कहना चाहिए कि रामदयाल मुंडा ने ऐसी स्थितियां पैदा की जिसकी वजह से शिबू सोरेन को कई बार दिक्कतें हुई, या कहना चाहिए कि ज़मीनी राजनीति को कई बार दिक्कतें हुई। शिबू सोरेन का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन बौद्धिक वर्ग को ये लगता है कि हम तथाकथित इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम सीन में नहीं हैं, और सामान्य आदमी, सामान्य लड़ाकू, सामान्य जननायक आदमी इस तरह से राजनीति संभाल रहा है, तो इनको आपत्ति होती है। मार्क्सवाद के विचार के चलते तो दिक्कत ज़्यादा होती है। और जो दक्षिणपंथी हो गए हैं बहुत आदिवासी बुद्धिजीवी, उनका तो कहना ही क्या। ये आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साम्राज्यवाद की स्थितियाँ हैं। झारखंड प्रदेश लंबे आंदोलन, दो बातें कह के इस चीज़ को खत्म कर रहा हूँ। झारखंड प्रदेश बना लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद बना, इस उम्मीद में बना कि अगर अलग प्रदेश बनेगा तो आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी, आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, आदिवासी मंत्री होंगे, आदिवासी सारी चीज़ों को संचालित करेंगे और वे अपने लोगों की रक्षा कर पाएंगे। झारखंड प्रदेश बन चुका है। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बनने के बाद 11 सालों के अंदर 11 लाख लोग एक साल पर 1 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से पलायन कर चुके हैं। झारखंड में 50 कंपनियां उतरने को तैयार है, कई सैकड़ों MOU होकर तैयार हैं। अगर वे सारे MOU ज़मीन पे आ जाएं तो आदिवासी बिल्कुल झारखंड से उजाड़े जा सकते हैं, ख़त्म किए जा सकते हैं। तो झारखंड के बनने का आदिवासियों को क्या फ़ायदा हुआ है? झारखंड बना 2000 में, झारखंड आंदोलन चला 1950 के आसपास से। 1960, 70, 80 का दशक इसका बड़ा क्रांतिकारी दशक था। उस समय झारखंड आंदोलन की लड़ाई बहुत बड़े स्तर पर चली थी। उसी समय में बुद्धिजीवियों की इसमें भूमिका रही थी। रामदयाल मुंडा भी उसी समय मैदान में आए थे, BB केसरी उसी समय राजनीतिक मैदान में आए थे, एक मल्लिक थे वो भी उसी समय राजनीतिक मैदान में आए थे, और एक गैर आदिवासी बुद्धिजीवी वीरबारा तलवार भी उसी समय झारखंड आंदोलन में शामिल रहे थे कुछ दिनों के लिए। उस समय
वीर भारत तलवार ने कहा था झारखंड आंदोलन के बारे में। कब? 1978 में, झारखंड बनने के लगभग 22 साल पहले उन्होंने कहा था कि अगर झारखंड राज्य बनने के बाद स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता नहीं दी जाती है तो समझना चाहिए कि झारखंड राज्य पर गलत किस्म के लोगों ने कब्जा कर लिया है। वे कहने के लिए झारखंडी हैं, लेकिन उनकी विचारधारा झारखंड की भावना के खिलाफ है। ये 1978 में कहा था। 2000 में राज्य बना, मधु कोड़ा वहीं पर गए। दूसरे जो एनडीए सरकार के जो मुख्यमंत्री बने हुए, छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट में जो आदिवासियों की जमीन की रक्षा करने का सबसे बड़ा हथियार है, उसमें परिवर्तन करने की बात कह रहे हैं। बाबूलाल मरांडी खुद कहते हैं कि इस कानून में संशोधन कर देना चाहिए ताकि आदिवासी अपनी जमीन बेचकर मुख्यधारा में आ सकें। अगर उस कानून में संशोधन हो जाता है तो आदिवासियों की जमीन जो 100 साल में लूटी जाएगी वो 10 साल में लूटी जा सकती है। 1947 में बहुत हल्का सा संशोधन हुआ था, उसी का नतीजा है कि उनकी बहुत सारी ज़मीनें अब तक लूटी जाती रही हैं। और अगर इस कानून में संशोधन कर दिया जाए, छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट और संताल परगना काश्तकारी एक्ट में, तो आदिवासियों की ज़मीन मुख्य धारा के लोगों के, बिजनेसमैनों के, व्यवसायियों के, अफसरों के हाथ में बिकने में 1 दशक के अंदर पूरी ज़मीन खत्म हो जाएगी और अगले 15 साल में आदिवासी पूरी तरह से बर्बाद विस्थापित हो सकते हैं। ऐसी घोषणाएं तो इस देश के आदिवासी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिन पार्टियों से वे संबंध रखते हैं, जिस पार्टियां का उपनिवेश साम्राज्यवाद उनके ऊपर कायम है, वे ऐसा चाहती है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो इस तरह की राजनीति जो आदिवासियों में पनप रही है, उसके हालात ये हैं। जो 1978 में जो वीर भारत तलवार ने घोषणा बयान दिया कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, आज वो सही साबित हुआ है। और बस्तर के बारे में, बस्तर में कितने आंदोलन चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उसका मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो एक आदिवासी विधायक ने, कवासी लखमा ने 2006 में बस्तर के बारे में कहा कि बस्तर अलग आदिवासियों का राज्य बना, लेकिन कैसा राज्य बना, आदिवासी को क्या मिला? इसकी भयावहता का अंदाजा हम इनके स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। देखिए, इन्होंने कहा, कवासी लखमा कहते हैं, कांग्रेस के विधायक रहे कोंटा विधानसभा से, कोटा नहीं कोंटा, कि बस्तर में पहली बार आम जनता इतनी दहशत में है। ये 2006 की बात बता रहे हैं कि बस्तर में पहली बार आम जनता इतनी दहशत में है, हमें ऐसा नया राज्य तो नहीं चाहिए था। नक्सली सरकार और उद्योगपतियों ने आदिवासियों को जिस तरह प्रताड़ित किया है, उससे अगर आदिवासियों के लिए अलग बस्तर राज्य की मांग तेज हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है, वो झारखंड की स्थिति है। 2 आदिवासियों के प्रदेश बने हैं, दोनों की ये स्थिति है। राजनीतिक साम्राज्यवाद किसे कहते हैं और वो लोगों के अधिकारों का कैसे हनन करता है और आदिवासियों के बीच से बिकाऊ राजनीति पैदा करके, भ्रष्ट राजनीति पैदा करके राजनीतिक संभावनाओं को कैसे नेस्त नाबूद किया जाता है, इसके बड़े उदाहरण हैं कि दोनों प्रदेश के लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इतनी बड़ी लड़ाइयों के बावजूद कुछ नहीं मिला। इन तमाम चीज़ों के बारे में हिंदी साहित्य में, कविताओं में, उपन्यास में, कहानियों में खूब सारा लिखा गया है। प्रतिरोध के विभिन्न स्वर उसमें देखने को मिलते हैं। चूँकि पर्ची आ चुकी है, पर्ची के बाद भी मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, इसलिए अब और समय घटाना बहुत ज़रूरी है, वरना था मेरे पास 1 घंटे और कहने को है। इजाज़त है? हाँ भाई, तो मैं अपने कुछ चीज़ें घटा रहा हूँ और मैं आपको बताना, 2-3 उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदिवासियों का जनमानस क्या है जो साहित्य में उभर रहा है और वे किस तरह के लोग हैं और साहित्य में उनकी अभिव्यक्ति कैसे हो रही है। मैं बता चुका हूँ कि आदिवासी जो हैं स्वायत्त राज्य की, अगुआ राज्य की मांग इसलिए करते रहे। झारखंड की मांग भी इन्होंने इसीलिए की, संथाल विद्रोह के समय भी इन्होंने मांग इसीलिए की थी क्योंकि ये आज़ाद प्रकृति के लोग हैं, स्वतंत्र प्रकृति के लोग हैं। आज़ाद प्रकृति के लोग होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज़ाद प्रकृति के लोग का मतलब है जिनको पराधीनता स्वीकार नहीं है, जो स्वाभिमानी है, जो किसी का अधीन नहीं रहना चाहते। ऐसी व्यवस्था इन्होंने इस देश में बनाई। लेकिन तमाम तरह की सत्ताएं जो ऊपर से आई और जिस तरह के हालात पैदा हुए, उससे आदिवासी मिटे हैं। लेकिन इनके भीतर जो स्वाभिमान है, जो आज़ादी के प्रति ललक है, वो अभी भी मिटी नहीं है। और अनुज लोगन की एक कविता है जिसमें बहुत करीने से प्रभावित वो सामने आती है, हमारे सामने आती है। अब मैं कविता पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें जो कही है वो आपको साहित्य में वो कैसे मुखरित आ रही है, वो प्रतिरोध साहित्य में कैसे आ रहा है, इसके कुछ चुनिंदा उदाहरण मैं आपके सामने बताता हूँ। जैसे अनुज लोगन की एक कविता है, आज़ाद प्रकृति के लोग, क्यों आदिवासियों ने इतने विद्रोह किए, क्यों झारखंड आंदोलन चलाया, क्यों आज वे लड़ रहे हैं। आज अगर वे सरकार से समझौता कर ले, ज़मीन दे दें, तो इनकी लड़ाइयाँ तो मिनटों में बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये करते क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि आज़ाद प्रकृति के लोग हैं और आज़ाद प्रकृति का आदमी कैद नहीं हो सकता, वो मिट सकता है।
कैद नहीं हो सकता। अनुज लोगन लिखते हैं, शीर्षक है कविता का आज़ाद लोग। मुकाबला जब आज़ाद लोगों से हो तो हार जीत के सवाल बेतुके होते हैं। हारे हुए आज़ाद आदमी के जज्बात जीते हुए राजा के जज्बात से ज़्यादा सुंदर और मजबूत होते हैं। आज़ाद लोग अपने मरने पर विचार नहीं करते। वे अपने देवताओं, पूर्वजों, बच्चों, बूढ़ों और औरतों के सम्मान पर बहस करते हैं। वे किसी हथियारबंद राजा से नहीं डरते। वे एक पेड़ के गिरने से डरते हैं, नदी के सूखने से डरते हैं, आंधी से गिरे किसी एक पक्षी के घोंसले को देख वे चिंतित होते हैं। आज़ाद लोग अपनी मौत से ज़्यादा दूसरों के जीवन पर बहस करते हैं। आज़ाद लोग आज फिर से अपनी बहसों पर हैं। वे धान की बालियों पर हवा के लिए बहस कर रहे हैं। वे लोकतंत्र के राजपथ पर जंगलों के लिए बहस कर रहे हैं। आज फिर हारे हुए आज़ाद आदमी के जज्बात जीते हुए राजा के जज्बात से ज़्यादा सुंदर और मजबूत है। एक पक्ष ये है। स्त्रियों की स्थिति समाज में जो है, आदिवासी समाज में भी, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभाव इतना आया कि आदिवासी समाज में भी स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय हुई है। दहेज प्रथा जैसी समस्या, कहाँ तो वधू मूल्यता, कहाँ दहेज प्रथा इतने चरम पर है। करोड़ों का दहेज कहीं आदिवासी कुछ विकसित हुए आदिवासी समुदायों में चल रहा है। और आदिवासी स्त्रियां खुद अपनी भावनाओं के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति इतनी नतमस्तक हो चुकी हैं कि खुद वे महिला ये चाहती है कि हाँ भाई, जितना दहेज मेरी शादी में जाएगा मैं उतनी सुखी रहूँगी। ये है सांस्कृतिक हीनता बोध की पराकाष्ठा जो कई आदिवासी समुदायों में घर कर चुकी है। ऐसी आदिवासी महिलाओं से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे दहेज प्रथा जैसी चीज़ का विरोध करें। लेकिन सभी आदिवासी महिलाएं ऐसी नहीं हैं। बहुत सारी आदिवासी महिलाएं अपने समाज में पनप रही पितृसत्तात्मकता और पुरुषवादी सोच के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। पुरुषवादी सोच दो तरह से पनपती है। एक तो वो स्त्री पर अत्याचार करती है, दूसरा वो स्त्री को देवी बनाती है। हमारे समाज में जितनी देवियाँ हम देख रहे हैं, उतनी वैसी भावना का समाज में सचमुच रही होती तो उत्तर भारत में आदिवासी, गैर आदिवासी भी सही, महिलाओं के साथ इस तरह का अनाचार दुराचार नहीं होते, दामनी जैसा कांड नहीं होता। तो या तो उसको अपेक्षित किया है, शोषित किया है, या फिर जो उसको देवी बना के छोड़ा है। इन दोनों स्थितियों के खिलाफ आदिवासी महिला सचेत है। क्योंकि जब मुख्य धारा के समाज में ये दो ही स्थितियां पैदा हुई है महिला के साथ व्यवहार करने की, तो जाहिर है कि जब आदिवासी समाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इस संस्कृति का, इस समाज का, तो ये दोनों ही स्थितियां वहाँ आएगी। तो आदिवासी स्त्री, आदिवासी लेखिकाएं इन दोनों ही स्थितियों का विरोध कर रही है। और वो कहती है, जैसे एक स्थिति है कि आदिवासी स्त्री का अपना स्त्री का अपना कोई स्वत्व नहीं होता। ये मुख्य धारा के समाज में वो परिवार के लिए कुर्बान हो जानी चाहिए, परिवार के लिए मिट जानी चाहिए, उसका कोई स्वतंत्र वजूद नहीं होता है। अब यही चीज़ आदिवासी महिलाओं में आरोपित की जाने लगी है। इसका विरोध करते हुए, इसका प्रतिरोध करते हुए निर्मला पुतुल लिखती है, कविता का शीर्षक है अपनी जमीन तलाशती बेचैन स्त्री। आखिर आदिवासी समाज में स्त्री का पूरा सम्मान रहा है, बराबरी का दर्जा रहा है, सांस्कृतिक सामाजिक स्थितियाँ ऐसी रही। लेकिन जब से आदिवासी समाज मुख्य धारा के समाज में आया, खाते पीते समाज में आया, नौकरी पेशा समाज में आया, स्त्रियाँ खाली हो गई। खाली स्त्रियों के हाथ से आर्थिक सत्ताएं चली गई। आर्थिक सत्ताएं चली गई तो स्वाभिमान चला गया। तो उसी स्वाभिमान के खिलाफ और उसकी अपनी एक निजता विकसित हो गई। और उसी निजता के खिलाफ उसी निजता की तलाश में वो स्त्री कहती है कि अपनी कल्पना में हर रोज एक ही समय में स्वयं को हर बेचैन स्त्री तलाशती है, घर, प्रेम और जाति से अलग अपनी एक ऐसी ज़मीन जो सिर्फ उसकी अपनी हो। कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था, उसमें मैं भी गया था बोलने के लिए, आदिवासी स्त्रियों पर ही केंद्रित था। उसी में मैंने इस बात को दूसरे ढंग से कहा था। मैंने वहाँ इसकी खिलाफत की थी, विरोध किया था मैंने इस बात का। मैंने कहा था कि आदिवासी स्त्री का समाज में सम्मान होता है तो आदिवासी स्त्री जो है सवर्ण समाज की महिलाओं की तरह या मुख्य धारा के समाज की तरह अपनी निजता अलग से नहीं खोजती, क्योंकि उसके समाज में कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है। लेकिन वहाँ बात चूँकि दूसरे ढंग में थी कि आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या रही है, लेकिन अब क्या हो रही है, क्या सांस्कृतिक प्रभाव आ रहे हैं और उसके चलते सचमुच आदिवासी स्त्री जो है अपनी निजता खोजने को बाध्य हो रही है। ये चीज़ अब मजबूर कर रही है सोचने के लिए। और निर्मला पुतुल जब कहती है कि अपनी ज़मीन तलाशती बेचैन स्त्री, तो इसका मतलब है कि आदिवासी स्त्री की भी स्थिति अब वैसी हो रही है जैसी मुख्यधारा के समाज की महिलाओं की रही है। उनकी अपनी निजता गायब हो गई, यहाँ इनकी निजता भी गायब हो रही है। इनकी निजता तो सामुदायिकता में थी, सामुदायिकता खत्म हो गई।
वे पूरा पूरा परिवेश खत्म हो गया, वे सामाजिक संस्थाएं खत्म हो गई, वो समाज ही पूरा अपने सांस्कृतिक मूल्यों से इतर आ गया। तो पुरुषवादी और सामंती समाज के प्रभाव में आने के बाद इन स्त्रियां, ये आदिवासी स्त्री भी ये सोचने के लिए मजबूर हो रही है कि उसकी अपनी निजता आखिर है क्या, उसके साथ ये क्या हो रहा है। मुख्यधारा के प्रभाव में स्त्री को देवी बनाया गया। दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, 50 देवियाँ समाज में हैं। और आप जब हम कहते हैं कि जिस समाज में स्त्री का सम्मान होता है देवता बसते हैं, हमने इतनी देवियाँ बनाई लेकिन स्त्रियों को हम सम्मान नहीं दे पाए। कम से कम उत्तर भारत का दृश्य तो यही है। आदिवासी, ये पाखंड है, ये हिपोक्रेसी है कि स्त्री को सम्मान मत दो, सीधे देवी बनाओ। जिसको आप सम्मान नहीं दे सकते या जिससे आप असहमत हैं, उसको या तो आप देवता बनाते हैं तो विरोध करते हैं। देवता बनाकर उसको ऐसी स्थिति में ले जाओ कि वो एक्सेप्शनल केस बन जाए, अपवाद बन जाए। स्त्री में जो बहादुर स्त्रियां हुई उनको इसी तरह से देवीय रूप दे दिया गया, अपवाद रूप दे दिया गया, ताकि सामान्य स्त्री ये समझें कि ये तो देवियां हैं। तो इन्होंने अगर ऐसा काम किया तो अलग बात है, लेकिन सामान्य स्त्री के बस की बात ऐसी नहीं है। तो सामान्य स्त्रियां उनको देवी मानकर वैसी बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वे जो हैं सामान्य ही बनी रहें, प्रताड़नाएं झेलती रहें। पुरुषवादी समाज की हिपोक्रेसी, ये पाखंड है। ये पाखंड जो है अब आदिवासी समाज में भी आरोपित किया जा रहा है, हिंदुवाद के प्रभाव और सवर्ण समाज के प्रभाव के कारण। लेकिन आदिवासी स्त्री लेखिकाएं जो है इसका भी विरोध कर रही है। वंदना टेटे की एक कविता है, वह उठेगी, उसमें लिखती हैं, थोड़ा सा अंश बता रहा हूँ। तुम सीता, अहिल्या, द्रौपदी, ओ रूप कुंवर तो हो, सिनगी, कैली, फूलो, झानो, माकी, सोनी भी हो, इंसान हो तुम, बहुत कुछ होने के अतिरिक्त। इसमें गौर करने की चीज़ यही है कि इंसान हो तुम, बहुत कुछ होने के अतिरिक्त। समस्या कहाँ है कि आदिवासी समाज में भी स्त्री को सिवाय इंसान छोड़ के सब बना दिया जा रहा है। देवी बना दिया जाएगा, नौकर बना दिया जाएगा, दास बना दिया जाएगा, जानवर बना दिया जाएगा, इंसान नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि इंसान के साथ तो बराबरी का सम्मान होता है, दर्जा होता है। अगर इंसान बनाएंगे फिर बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा, लेकिन इंसान छोड़ के उसको सब बनाने को तैयार है हमारा समाज। इंसान नहीं बनाएगा तो ये कहती है, यही स्त्री का दर्द है, आदिवासी स्त्री का। वो इसलिए मांग करती है, प्रतिरोध है उसका कि इंसान हो तुम, बहुत कुछ होने के अतिरिक्त। कि इंसान मान लीजिए, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और आदिवासी समाज में स्थितियाँ ऐसी हो रही कि स्त्री को इंसान के दर्जे से ही हटाया जाने लगा है। वह पहले इंसान ही थी। आदिवासी समाज में स्त्री देवी नहीं थी। कोई एक देवी का, मुश्किल से एक जाहिरा एरा देवी है उसका जिक्र मिलता, अन्यथा देवियों का जिक्र आदिवासी समाज का पुराना आपको देखेंगे उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक आध देवता है, सिंह बोंगा, चांद बोंगा, जो सूरज और चांद के प्रतीक हैं। एक देवी है, जाहिरा देवा, जो नदी और प्रकृति की प्रतीक है, बस। इसके अलावा कोई पाखंड नहीं 32 करोड़ 33 करोड़ का। तो ये स्थिति अब आरोपित हो रही है। उसका विरोध कविताओं में, साहित्य में स्त्री कर रही है। एक अभी इस समय जो देश में हालात हैं, जो कंपनियां हैं, जो लूट है, जो ज़मीनों की मारकाट है, आदिवासी इलाकों में कोयला खदानें हैं, इन पर जो चल रहा है पाखंड, इस पर बहुत एक कविता भी हाल में अनुज लोगन की एक पक्षधर पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके कुछ हिस्से मैं आपको बताऊंगा कि एक आदिवासी कवि, युवा आदिवासी कवि इन सब चीज़ों को देख रहा है तो ये सारी चीज़ें साहित्य में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, इनका प्रतिबिंब साहित्य में किस रूप में नज़र आता है। अनुज लोगन लिखते हैं, बाघ कविता है। पूरी कविता का शीर्षक है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। तो उसका बाघ हिस्से में से छोटा सा बता रहा हूँ, सुगना मुंडा की बेटी के हिस्से में से थोड़ा सा बताऊंगा कि उसमें आदिवासी स्त्री बाघ में कैसे कहती है। लेकिन बाघ हिस्से में क्या कह रहा है अनुज लोगन कि एक आदिवासी कवि बता रहा है कि कैसा बाघ जो है इन जंगल में आ गया। क्योंकि आदिवासी तो बाघ से नहीं डरते थे, उनके साथ रहते थे। जब तक आदिवासी थे, आदिवासियों का जंगल था, बाघों से उन आदिवासियों को डर नहीं था, बाघों को आदिवासियों से डर नहीं था। आदिवासियों को मरवाया अंग्रेजों ने मराठा शासकों को और नवाबों को, राजाओं को बाघ मारने पे इनाम दिए थे। पहले 5 रुपये का इनाम दिया था, बाद में 10 रुपये का इनाम दिया था। और आप आश्चर्य करेंगे कि ग्वालियर के राजा ने अकेले ने अपने जीवन में 700 बाघ मारे थे शिकार करके, और अंग्रेजी सरकार इनको प्रोत्साहित करती थी। ये अंग्रेज सरकार की वन के प्रति नीतियाँ थी। क्यों? क्योंकि बाघ रहेंगे तो जंगल में उनको दिक्कतें होती थी, बाघ का शिकार करके वो उसका भी दोहन करते थे, और नवाब सामंत उनके सहयोगी थे। तो बाघ को मारने पर इनाम घोषित किया अंग्रेजी सरकार ने, जो लंबे समय तक कायम रहा, उसमें वृद्धियाँ की गई, और ग्वालियर के राजा ने देश में सबसे अधिक बाघ मारे। इसका इतिहास में साक्ष्य मिलते हैं। अनुज लोगन बाघ कविता का शुरू करते हैं कि जंगल पहाड़ी के इस ओर है और बाघ पहाड़ी के उस पार। पहले हालात क्या थे कि बाघ इस पार था, पहाड़ी के इस पार मैदान थे, मैदानी लोग थे। जंगल पहाड़ी के इस ओर है और बाघ पहाड़ी के उस पार।
जंगल में बाघ को होना चाहिए, लेकिन ये कैसा बाघ है जो जंगल के बाहर है? जंगल तो पहाड़ी के इस ओर है और बाघ उस ओर है, तो जंगल के बाहर कैसा बाघ है? पहाड़ी के उस पार महानगर है और महानगर में ही बाघ है, तो ये कैसा बाघ है नया? बताते हैं कि उसने अपने नाखून बढ़ा लिए हैं, उसकी आंखें पहले से ज़्यादा लाल और प्यासी हैं, वह एक साथ कई गांवों में हमला कर सकता है। उसके पर हमलों ने समूची पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया है, मेरे साथ और मेरे खिलाफ। अमेरिका ने कहा मेरे साथ रहो या मेरे खिलाफ रहो। जो अमेरिका के साथ वो लोकतांत्रिक, जो अमेरिका के साथ नहीं वो तानाशाह है, और तानाशाहों को जीने का हक नहीं है। ऐसा कैटेगरी बना के अमेरिका ने सब देशों पर हमला किया। भारत का आंतरिक उपनिवेश भी यही करता है कि या तो आप शहरी सभ्य वर्ग के, तथाकथित सभ्य वर्ग के साथ, नहीं तो आपको मिट जाना चाहिए। और यही वर्ग शहरों के इस पार महानगर में रहने वाला यही बाघ है, पहले से ज़्यादा लाल और प्यासी है। वह एक साथ कई गांवों में हमला कर सकता है। उसके हमलों ने समूची पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। जहाँ से वह छलांग लगाता है वहाँ के लोगों को लगता है, शहर से वो छलांग लगाता है, शहर के लोगों को लगता है क्या यह उचित और आवश्यक है। जहाँ वह छलांग लगाता है वहाँ के लोगों को लगता है, आदिवासी इलाकों में छलांग लगाता है विकास के नाम पर, और वहाँ के लोगों को क्या लगता है? उन पर हमला है। शहर के लोगों को लगता है यह उचित और आवश्यक है, आदिवासियों को लगता है यह उन पर हमला है, और वे तुरंत खड़े हो जाते हैं, आदिवासी लोग, और वे तुरंत खड़े हो जाते हैं तीर, धनुष, भाले, बर्छी और गीतों के साथ। गीत भी प्रतिरोध का तरीका है। आदिवासी गीत एक बहुत मशहूर गीत इन दिनों चल रहा है, जो नेपाल के किसी ने लिखा है, लेकिन झारखंड कलिंगनगर और उड़ीसा में हुए, नंदीग्राम में हुए आंदोलनों में बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माई यहाँ भी आपके आंदोलन में चला था। खैर, तो आदिवासी क्या करते हैं? और वे तुरंत खड़े हो जाते हैं तीर, धनुष, भाले, बर्छे और गीतों के साथ। जहाँ से वह छलांग लगाता है वहाँ के लोगों को लगता है उनके खिलाफ खड़े हैं लोग, असभ्य, जंगली और हत्यारे हैं। सभ्यता की उद्घोषणा के साथ वे प्रतिरोध पर खड़े लोगों पर बौद्धिक हमले करते हैं। उनकी भाषा को दानवों का दावत मानते हैं, उनकी भाषा को पिछड़ा हुआ और इतिहास को दानवों का दावत मानते हैं। उनके एक हाथ में दया का सुनहला कटोरा होता है और दूसरे हाथ में खून से लथपथ कूटनीतिक खंजर। युद्ध की संधि रिश्तों से और रिश्तों से युद्ध करने वाले, ध्यान दीजिए, युद्ध की संधि रिश्तों से और रिश्तों से युद्ध करने वाले, श्रम को युद्ध से और युद्ध से श्रम का शोषण करने वाले, स्वघोषित सभ्यता के कूपजन, गुप्तचरी कर और कराकर किसी की भी आत्मा में प्रवेश करते हैं। उस दिन जब सुगना मुंडा की बेटी ने अपनी वासनामयी दैहिक, सुगना मुंडा की बेटी ने उनकी वासनामयी दैहिक मांग को खारिज कर दिया, तो वे चानर बानर बनकर उसके समाज के अंदर ही घुस आए। अब वे दैहिक सुख के लिए सुगना मुंडा की बेटी के वंशजों की आत्मा में भी प्रवेश कर बाघ का रूप धर रहे हैं। सुगना मुंडा की बेटी हैरान है कि वह उस बाघ की पहचान कैसे करे। कुछ कहते हैं वह सभ्यता का उद्घोषक है, सत्ता का अहम है। कुछ कहते हैं वह आदमी ही है, तो कुछ यह भी कहते हैं कि बात बाघ के बाघपन की होनी चाहिए, जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी। उस दिन से सुगना मुंडा की बेटी बाघ के सामने तन कर खड़ी है। स्त्री प्रतिरोध जारी है। दिनेश कुजूर की बहुत मशहूर कविता है जन शिकार। कविता का अंतिम हिस्सा है। सुगना मुंडा की बेटी उसके सामने खड़ी है, और सुगना मुंडा की बेटी कविता के अंत में क्या कहती है? जो प्रतिरोध में एक आदिवासी स्त्री खड़ी है और बिरसी की बाहों के साथ ही खुली गीतों की बाहें, धनुष का आलिंगन खुला, समूह की बुझाएं वहीं जुड़ गई और वहीं बन गया अखड़ा। हमारे देश में, सुगना मुंडा की बेटी बोल रही है, हमारे देश में, हमारी दिशाओं में बांसुरी की धुन है, मांदल की थाप है। सुंदरे हे टिरुंग, सुंदरे हे अस्कल, तलवार चमकाते हुए, मसाल लिए हुए कहाँ जा रहे हो? जदूर के लिए जा रहे हो, कर्म के लिए जा रहे हो,
लड़ने के लिए जा रहे हो, भिड़ने के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सुन रे टिरुम, सुनो रे सकल संगी संगोतियों, न्योता देते जाओ। मित्रों, अब मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। एक अंतिम कविता बता रहा हूँ कि आदिवासी लड़ रहे हैं। आदिवासी ये जानते हुए लड़ रहे हैं कि उनका जो ये सही, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं ये इतिहास में दर्ज नहीं होंगी। वे जानते हैं कि हमारे नाम से न कोई शक्ति स्थल बनेगा, न कोई विकास स्थल बनेगा, न हमको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, न हमारे सम्मान में कोई सड़कें बनेगी, न विश्वविद्यालय बनेंगे, कुछ नहीं बनेगा। इस बात को जानते हैं, बावजूद इसके आदिवासी अपने जंगलों में लड़ रहे हैं। और ये पूरी जद्दोजहद, ये पूरा विचार, ये पूरा दर्शन, ये पूरा त्याग, ये कुर्बानी, ये संघर्ष, ये प्रतिरोध, अनुज लोग उनकी एक दूसरी कविता है जिसमें प्रतिबिंबित होता है। वो लिखते हैं, कविता का शीर्षक है हमारी अर्थी शाही हो नहीं सकती। इसके साथ मैं ख़त्म कर दूँगा अपनी बात। ध्यान देकर सुनिएगा इस कविता को कि आदिवासी जो जंगल में लड़ रहा है वो आखिर क्यों कर अपने को मिटाने पर तुला हुआ है, जबकि वो जानता है कि उसे कुछ नहीं मिलने जा रहा है, इस लड़ाई में निश्चित हार है। लेकिन चूंकि सवाल उसकी पहले कविता में जो अनुज ने बताया कि आज़ाद प्रकृति के लोग हैं और आज़ाद प्रकृति के लोग अंततः लड़ते हैं, बावजूद ये जाने हुए कि न वे शहीद कहलाए जाएंगे, न उनकी अर्थियों पर फूल बहाए जाएंगे, न उन्हें कोई शाही दावत दी जाएगी, न उनके अंतिम संस्कार में कोई लाखों की तादाद उमड़ेगी। हमारी अर्थी शाही हो नहीं सकती। हमारे सपनों में रहा है एक जोड़ी बैल से हल जोतते हुए खेतों के सम्मान को बनाए रखना। हमारे सपनों में रहा है कोयल नदी के किनारे एक घर जहाँ हमसे ज़्यादा हमारे सपने हों। हमारे सपनों में रहा है कारो नदी की एक छुअन जो हमारी आलिंगनबद्ध भुजाओं को और गाढ़ा करे। हमारे सपनों में रहा है मादर और नगाड़े की ताल में उन्मत्त बिहार। हमने कभी सल्तनत की कामना नहीं की। हमने नहीं चाहा कि हमारा राज्याभिषेक हो। हमारे शाही होने की कामना में रहा है अंजूरी भर सपनों का सच होना, दम तोड़ते वक्त बाहों की अटूट जकड़न और रक्तिम होठों की अंतिम प्रगाढ़ मुहर। हमने चाहा है कि पंडुओं की नींद गिलहरियों की दमाचौकड़ी से भी टूट जाएं तो उनके सपने न टूटें। हमने चाहा कि फसलों की नस्ल बची रहे। मैंने प्रभात कविता सुनाई थी, उसमें कवि कहते हैं कि एक दूसरा कवि कह रहा है मध्यकालीन स्थितियों के बारे में कि फसलों की नस्लें बचाने न देवे। वही बात यहाँ है। हमने चाहा कि फसलों की नस्ल बची रहे। खेतों के आसमान के साथ हमने चाहा कि जंगल बचा रहे। अपने कुल गोत्र के साथ पृथ्वी को हम पृथ्वी की ही तरह देखें। पेड़ की जगह पेड़ ही देखें, नदी की जगह नदी, समुद्र की जगह समुद्र और पहाड़ की जगह पहाड़। हमारी चाह और उनके होने के बीच एक खाई है, उतनी ही गहरी उतनी ही लंबी जितनी खाई दिल्ली और सारंडा के जंगल के बीच है, जितनी दूरी रांची और जलडेगा के बीच है। इसके बीच है खड़े होने की जिद में बार बार कूड़े के ढेर में गिरते बच्चे, अनचाहे प्रसव के खिलाफ सवाल जन्माती औरतें, खेत की बिवाइयों को अपने चेहरे से उधेड़ते किसान और अपने गलन के खिलाफ आग के भट्टों से लोहा गलाते मजदूर। इनके इरादों को आग से ज़्यादा गर्म बनाने के लिए, अपनी चाह के होने के लिए, ओ मेरी प्राणरत दोस्त, हमारी अर्थी शाही हो नहीं सकती। हमारी मौत पर शोक के धुन सुनाई नहीं देंगे। अंतिम हिस्सा पढ़ देता हूँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी। हमारी अंतिम क्रिया पर रचे जाएंगे संघर्ष के गीत। गीतों में कहा जाएगा, क्यों धरती का रंग हमारे बदन सा है, क्यों आकाश हमारी आँखों से छोटा है, क्यों हवा की गति हमारे कदमों से धीमी है, क्यों पानी से ज़्यादा रास्ते हमने बनाए, क्यों आग की तपीस हमारी बातों से कम है। ओ मेरी युद्धरत दोस्त, तुम कभी हारना मत, हम लड़ते हुए मारे जाएंगे उन जंगली पगडंडियों में, उन चौराहों में, उन घाटों में जहाँ जीवन सबसे अधिक संभव होगा। और यही बात आज की स्थितियाँ है। एक अभी एसआर का जो आंदोलन चला छत्तीसगढ़ में, वहाँ एक आंदोलन चला रहे हैं आदिवासी लोग, हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन। उसके एक नेता हैं, नाम है अजम्बर सिंह। उसके पिता भी एक आंदोलन में शहीद हो गए थे बहुत पहले, 1971 के आसपास। अब ये उस आंदोलन को चला रहे हैं। इस
अनुज लुगुन की कविता में जो भाव व्यक्त होता है वो तो कविता है, लेकिन ये भाव ज़मीन पर भी है। आंदोलन करने वाले लोग इसी भाव के साथ लड़ रहे हैं। उसकी अंतिम पंक्ति, उसको एक स्टेटमेंट की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जिससे हम ये समझेंगे कि आदिवासी क्यों आखिर लड़ रहा है। आदिवासी का संघर्ष जो है वो कोई बनावटी चीज़ नहीं है। आदिवासी विमर्श जो साहित्य में, ये भी कोई बनावटी चीज़ नहीं है, लिखने के लिए नहीं है। इसकी जड़ें कोई विदेशों में नहीं है, स्त्रीवाद और उसकी तरह इसकी जड़ें यहीं हैं, इसी देश के अंदर, इसी देश के जंगलों के भीतर। और आदिवासी विमर्श केवल लिखने पढ़ने मात्र की चीज़ नहीं है, ये देश को अपना दर्द के एहसास कराने का एक माध्यम है। जो लोग इसको एक शोध के रूप में या साहित्य के रूप में, कविता कहानी के मात्र के रूप में या एमफिल पीएचडी के रूप में लेते हैं, ये बहुत छोटी बात है। ये बड़ी, उससे कई गुना, हजारों गुना बड़ी बात है। तो अजम्बर सिंह कहते हैं, मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है और मेरी पूरी ज़मीन ली जा रही है। जनता और अपने स्वाभिमान की लड़ाई में अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं एक ही बात जानता हूँ, लड़ाई जारी रहनी चाहिए। तो आदिवासियों का प्रतिरोध जारी है, आदिवासी लड़ रहा है, मर रहा है। कहने के लिए जिस तरह कविताओं का कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं, उसी तरह से मेरे पास कुछ कहानियों के, 5-7 उपन्यासों के भी उदाहरण हैं। लेकिन 4 कहानियों के, 5-7 उपन्यासों के बारे में बात करते करते 2 घंटे और बीत जाएंगे। इसलिए कविताओं पर ही बात खत्म करते हैं, क्योंकि कविताओं में जो विरोध आता है वो उपन्यास और कहानी की तुलना में अधिक सारगर्भित, अधिक निष्कर्षात्मक और अधिक भावनात्मक रूप से आता है। तो मैं समझता हूँ कि इस त्रासदी का हम पूरा आकलन लगा चुके हैं और अजम्बर सिंह की इस बात के बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।